तो आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट इधर से क्लियर हो जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में भी आने की पॉसिबिलिटी है ना। मतलब आपका जो एंट्रेंस का पेपर होता है वहाँ भी इस कंसेप्ट से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी पूरी है ना। मतलब इतने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स, कई एग्जांपल्स एनसीईआरटी के बहुत अच्छे हैं। अगर आप उसको अच्छे से समझ के सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको एंट्रेंस में हेल्प बहुत ज़्यादा करेगी। ठीक है, कई कई एग्जांपल्स एनसीईआरटी के बहुत ही अच्छे होते हैं, अल्टीमेट एग्जांपल्स होते हैं, उसको आप ध्यान से सॉल्व करके जाएगा। मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? स्क्रीन क्यों स्मॉल दिखाई दे रही है? स्मॉल दिख रही है, मेरे को तो लार्ज दिख रही है। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देख लो, अब स्क्रीन बराबर है? एक बार मैं फिर से शेयर कर देता हूँ, ये मजाक कर रहे लगता है जानबूझ के, जानबूझ के मजे ले रहे हैं। चलो इधर आ जाओ। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास ऐसी एक रेल है, इस तरह की एक रेल है, ठीक है, और यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे मैंने एक रॉड रखी है। अब ये रॉड जो है इस रेल पे मूव कर रही है और कुछ रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब कुछ रीजन में आपकी जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। और वो रीजन आपको दे रखा है, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो आप उसमें से देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 216 है ना, पेज नंबर 216। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है पूरे रीजन में। ठीक है, और वो रीजन आपको दे रखा है, कितने रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू b तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और जो रॉड का मूवमेंट है वो यहाँ तक पॉसिबल है, मतलब रॉड जो है यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रही है, x इक्वल टू 2b तक। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द प्लेन। अब हमको फाइंड करना है कि फ्लक्स क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हमें फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आपको फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। रॉड का मोशन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एकदम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से आपका रॉड का मोशन स्टार्ट होगा और रॉड आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका रॉड मूव कर रहा है। ये लेंथ आपको दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ आपको दे रखा है l। ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका जो रॉड है वो मूव कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से रॉड का मोशन स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, x इक्वल टू 2b तक। यहाँ पहुँचने के बाद रॉड का मोशन फिर से रिवर्स हो जाता है, फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो हमें दोनों मोशन को एनालाइज करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ठीक है, दोनों डायरेक्शंस का मोशन हमें एनालाइज करना है और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के लिए फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ईएमएफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है, उससे जो करंट जनरेट हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, पावर जनरेट हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। मतलब सभी चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, जितनी भी चीज़ें हम निकाल सकते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, सबको क्वेश्चन इजीली समझ आ गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्राफ भी आप चाहो तो ग्राफ भी यहाँ पे प्लॉट कर लो, सब कुछ इधर है, इस एग्जाम्पल में सब कुछ कवर कर लिया है ना, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई। ठीक है, मेरी आवाज़ सबको आ रही है ना क्लियरली? यस, चलो आ जाओ।
चलो स्टार्ट करते, सबसे पहले हम फ्लक्स निकालेंगे, है ना। तो मुझे बताओ कि x इक्वल टू 0 से लेके b तक, है ना, जब रॉड का मोशन इस रीजन में हो रहा है 0 से लेके b तक, ये वाले रीजन में आपका फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू b तक, खुद से एनालाइज करो। क्या मैग्नेटिक फील्ड का रीजन इंक्रीज होगा? देखो, सपोज करो आपकी रॉड अभी किसी x डिस्टेंस पे है, इस इंस्टेंट पे, ये जो इंस्टेंट है मतलब आपकी रॉड किसी x डिस्टेंस पे तो मतलब यहाँ पे आपका x वेरिएबल है। जैसे जैसे रॉड लेफ्ट से राइट मूव होनी स्टार्ट होगी तो ये जो एरिया है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनक्लोज्ड हो रहा है, ये एरिया आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जब एरिया आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा मतलब आपकी फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही हैं वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फील्ड लाइंस इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी तो आपका फ्लक्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और फ्लक्स अगर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस होगा टाइम के साथ। अगर चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट जनरेट होगा। करंट जनरेट होगा तो फिर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फोर्स से हमें पावर मिलेगा। तो ये सारे पैरामीटर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो हर पैरामीटर दूसरे पैरामीटर से इंटरकनेक्टेड है। पहले तो इस बात को समझ जाओ। तो अभी हम इस पोजीशन पे हैं, सपोज करो अभी हम ये जो पोजीशन है हमारी, ये सपोज करो यहाँ से x डिस्टेंस पे है, x इक्वल टू 0 से हमारी रॉड का मोशन स्टार्ट हो रहा है। और ये सिचुएशन है जब हमारा रॉड x डिस्टेंस पे है। तो अगर इस इंस्टेंट की बात करूँ तो इस इंस्टेंट पे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? इस मैग्नेटिक फील्ड से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं BA cos थीटा से। फ्लक्स का डेफिनेशन पूरे चैप्टर में कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो मैंने इसी इक्वेशन से पूरा चैप्टर कवर किया है। हमने इस इक्वेशन से ज़्यादा पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर आपको ये इक्वेशन अच्छे से समझ आ गई तो ये पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया। तो सिर्फ एक ही इक्वेशन पे आपको फोकस करना है, फ्लक्स पे। पूरे चैप्टर में यही चीज़ बार बार रिपीट करी है और अलग अलग तरीके से हमें यही चीज़ समझाई गई है। तो यहाँ पे आप देखो मैग्नेटिक फील्ड एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ, तो आई विल राइट L इंटू एक्स। कॉस थीटा मतलब एंगल बिटवीन योर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, है ना, विच इज cos 0, ठीक है। एंगल हमेशा आपका फिक्स है, यहाँ पे एंगल फिक्स है। यहाँ पे आपका एरिया चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है। एरिया के चेंज की वजह से फ्लक्स में चेंज क्रिएट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है। तो हमेशा कोई भी एक पैरामीटर ऐसा होगा जो वेरिएबल जरूर होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 1 पैरामीटर ऐसा होगा जो वेरिएबल होगा जिसके कारण फ्लक्स में चेंज होगा। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब आपका फ्लक्स में कोई भी चेंज क्रिएट नहीं होगा, तो वहाँ पे हमारा EMF 0 हो जाएगा। सबसे पहले तो ये चीज़ हमें समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा? BLX इंटू cos 0, है ना। अब ये फ्लक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? x इक्वल टू 0 से लेके b तक, है ना। जैसे ही आपकी रॉड यहाँ पे पहुँच जाएगी x इक्वल टू b पे, है ना, इसके बाद यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मतलब इसके बाद अगर रॉड आगे मूव करेगी तो जितना फ्लक्स उसका यहाँ पे था वो एंटायर फ्लक्स उसका कांस्टेंट रहेगा x इक्वल टू बी से लेके x इक्वल टू 2b तक, क्योंकि इस रीजन में देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होना था वो हो चुका, और इस पॉइंट पे जो फ्लक्स क्रिएट होगा, मैक्सिमम फ्लक्स इस पॉइंट पे कितना होगा, विच इज BA cos थीटा। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? b पुट करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका फ्लक्स हमने निकाला है ये किस रीजन में निकाला है? x इज इक्वल टू 0 टू b तक। b तक के केस में इतना फ्लक्स रहेगा, ठीक है। जैसे ही आपका रीजन ग्रेटर देन b हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू अगर आपकी b से 2b की अगर मैं बात करूं, है ना, b से लेके 2b तक का जो रीजन होगा वहाँ पे आपका फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही प्रेजेंट नहीं है। तो आई विल राइट b इंटू L इंटू बी cos ऑफ 0, ये आपका फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है।
तो दोनों सिचुएशन में हमने फ्लक्स को एनालाइज कर लिया। अब ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ आप इजीली निकाल सकते हो। फैराडेज का लॉ लगाओ। फैराडेज का लॉ यही बोलता है कि ईएमएफ इज डिफाइंड एज माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ से आप इसको डेरिवेटिव करो और यहाँ से वैल्यू निकालो। ईएमएफ फर्स्ट केस में कितनी आ जाएगी, विच इज माइनस बी एल वी। ठीक है, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू बी। सेकेंड रीजन में आपकी ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो चुका है, तो ईएमएफ प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है जैसा हमने सुबह डिस्कस किया था, उसी टाइप का एग्जांपल ये वाला यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बी से लेके 2b तक के रीजन है ना, 2b तक का रीजन में आपकी जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप करंट भी निकाल सकते हो। करंट निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना है, ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है। अगर आपको अच्छा रेजिस्टेंस किसका होता है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो रॉड हमने ली है इसका रेजिस्टेंस होगा, है ना। ये जो मटेरियल, हालांकि ये कंडक्टिंग रॉड है, लेकिन फिर भी कुछ रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा। अब जो भी रेजिस्टेंस होगा आप वो कंसिडर कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप उसका रेजिस्टेंस ले सकते हो। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। इसके बाद फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इस रॉड में फोर्स भी जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फोर्स हम सबको पता है, मैग्नेटिक फोर्स इज डिफाइंड एज Q इंटू वी क्रॉस पी। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना। और यही इक्वेशन जब हम किसी रॉड के लिए यूज करते थे तो हमें मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या मिलती थी, I इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, ये इक्वेशन हमने यहीं से डिराइव करी थी। अगर आपको याद हो तो जब हम मैग्नेटिक फोर्स की ये बेसिक इक्वेशन किसी रॉड के लिए या किसी वायर के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें ये रिलेशन मिलता है, विच इज I इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर योर रॉड एंड वायर एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ तक सब लोग क्लियर हो? इसमें किसी कोई दिक्कत है तो बताओ, यस और नो, है ना। ठीक है, तो यहाँ से आप फोर्स का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार आपको फोर्स का वैल्यू मिल गया तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मुझे बताओ किधर होगा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स आपने निकाला है एल क्रॉस बी, आप करके देखो तो एल क्रॉस बी से डायरेक्शन किधर आएगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। राइट हैंड रूल लगा के देखो, I इंटू एल क्रॉस बी। लेफ्ट साइड आएगा, है ना। तो फोर्स का डायरेक्शन आपको राइट हैंड रूल से मिल जाएगा, या चाहे आप पाम रूल लगा लो, चाहे आप राइट हैंड थंब रूल लगा लो, जो भी रूल आपको लगाना है। यहाँ से आपको फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा लेफ्ट साइड। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स आपका किधर लगेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी हमें मिल गया, है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है और इस पे फोर्स जो है इधर लगते जा रहा है, मतलब कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, क्योंकि ये जाना तो आगे चाह रहा है, लेकिन इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो पीछे की तरफ हो रहा है। मोशन आगे की तरफ हो रहा है, फोर्स पीछे की तरफ क्रिएट हो रहा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है इसको हम लॉस के टर्म में नाम देते हैं, दैट इज योर हीट लॉस, है ना कुछ हीट लॉस ज़रूर होता है यहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, जिसका डायरेक्शन मोशन को अपोज कर रहा है, तो वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपका हीट में कुछ लॉस हो रहा है, और उसी लॉस को हम डिनोट करते हैं आई स्क्वायर आर से। ठीक है, वही जो आपका लॉस होता है विच इज आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे आप पावर भी निकाल सकते हो और लॉस भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ग्राफ सिंपली आप वैसे ही प्लॉट करोगे जैसे मैंने आपको मॉर्निंग सेशन में बताया था, ग्राफ आप उस तरीके से प्लॉट कर लोगे। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करके आना। एक ये वाला एग्जाम्पल और एक इसके पीछे वाला एग्जाम्पल, दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 6.6। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस पे। मैं आपको सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा रहा था, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस वाला कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस वाला पार्ट अब मैं आज कवर करवा दूंगा आपको। और इसके बाद हमारा एक टॉपिक और रह जाएगा, दैट इज़ योर म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। इंडक्टेंस में दो पार्ट है, वन इज़ योर सेल्फ इंडक्टेंस, अनदर इज़ योर म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तो कोशिश मैं यही करूँगा कि आज और कल तक आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाए, ताकि परसों का दिन आपको खुद से सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिल जाए, है ना। 6 तारीख को आप पूरा सेल्फ स्टडी कर लो, 7 को आपका एग्ज़ाम रहेगा, तो कल मैं अपनी तरफ से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। परसों आप रिवाइज करना और उसको प्रैक्टिस कर लेना, क्लियर है। चलो, नाउ कम बैक टू आवर स्लाइड। अब हम फिर से स्लाइड पे आ जाएंगे, वेट फॉर 1 मिनट। सबको स्लाइड दिखाई दे रही है? ठीक है, सेल्फ इंडक्शन की हम बात कर रहे थे। सेल्फ इंडक्शन को मैं उस दिन भी एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन ड्यू टू वॉइस प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपको थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा होगा, है ना। वहाँ पे वॉइस की क्लैरिटी नहीं थी इतनी, तो वो पार्ट मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। जैसे हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, सपोज करो, और इस कॉइल को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही सपोज करो मैंने करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया, है ना। अगर मैंने करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया तो होगा क्या, ये वाला जो सर्कुलर रीजन है, इस सर्कुलर रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, है ना। करंट की डायरेक्शन इधर है, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में आपकी चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसका फंक्शन होती है, करंट का फंक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ करंट। तो जैसे ही मैं इस कॉइल में करंट की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड से कौन सा पैरामीटर कनेक्टेड है, आपका फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज करने लगी, है ना। जैसे ही फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो फ्लक्स में चेंज क्रिएट होगा, और अगर फ्लक्स में चेंज क्रिएट होगा तो हम सबको पता है ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है कि खुद की कॉइल में जब मैं करंट सप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज द अप्लाइड करंट, ये करंट मैंने सोर्स के थ्रू अप्लाई करी। अगर खुद की कॉइल में मैं कोई करंट पास कर रहा हूँ और उस करंट की वैल्यू को किसी भी मीन्स के द्वारा मैं उसको इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं उस करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आपकी कट करके जाएगी। देखो इस रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, इनटू द प्लेन। इस रीजन को मैग्नेटिक फील्ड जो है कट करती हुई क्रॉस करेगी। बात समझ आ रही? इस रीजन को आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कट करती हुई पास होगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मतलब इस रीजन के अंदर जो फ्लक्स है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है ना। फ्लक्स भी आपका
इंक्रीज हो रहा है, और इस फ्लक्स की वजह से इसी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है। इसी कॉइल में, सेम कॉइल में जिसमें मैंने करंट अप्लाई किया है, उसी कॉइल में आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि वो जो फैक्टर उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो हमेशा उसको अपोज करेगा। जो फैक्टर उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि जो फैक्टर उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको वो अपोज करेगा। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वो हमेशा अप्लाइड करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा, है ना। तो यही फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना, अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ो। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग द ईएमएफ इन द सेल्फ कॉइल। इंड्यूसिंग द ईएमएफ इन द सेल्फ कॉइल, इसका मतलब जिस कॉइल में हम करंट सप्लाई कर रहे हैं उसी कॉइल में ईएमएफ जनरेट करना, सेम कॉइल में, ड्यू टू द चेंज इन करंट। किसकी वजह से? चेंज इन करंट की वजह से। जैसे आप करंट की वैल्यू को चेंज करोगे, इंक्रीज करोगे, वो सारा का सारा फैक्टर आपका यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा, और फिर आप आगे की कहानी सारी जानते ही हो। ठीक है, इस तरह से आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, एंड हेंस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। पहले तो इसको समझना बहुत जरूरी। क्या आपको सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन क्लियर हो गया सबको? व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? यस? इसमें किसी कोई दिक्कत है तो बताओ। मेरे को बोल के बताना, क्योंकि मुझे कमेंट्स आपके विजिबल नहीं है। यस सर, क्लियर। वेरी गुड, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो डेफिनेशन हमको क्लियर हो गया। अब होता क्या है, ये जो इंड्यूस करंट पैदा हुई है, द इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द ग्रोथ और डीके ऑफ करंट इन द कॉइल एंड हेंस डिलेज द करंट टू एक्वायर द मैक्सिमम वैल्यू। अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया, इस कॉइल में दो तरह की करंट थी। एक तो हमने सप्लाई करी वो वाली करंट, और दूसरी करंट आपकी इंड्यूस करंट। तो ये इंड्यूस करंट क्या करती है? इस मेन करंट को मैक्सिमम वैल्यू अचीव होने से डिले करती है ना, क्योंकि वो उसको अपोज करती है। इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है? अपोज करता है। तो जो मेन करंट है उसके मैग्नीट्यूड को डीके करेगा, मतलब उसको कम करेगा, एंड हेंस डिलेज द करंट टू एक्वायर द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने में जितना टाइम उसको लगना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस करंट। इस इंड्यूस करंट की वजह से ही इस करंट को मैक्सिमम वैल्यू रीच होने में टाइम लग जाता है, वहाँ पे डिले फैक्टर आ जाता है। तो इसलिए हम सेल्फ इंडक्शन के फिनोमिना को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया का मतलब अपने स्टेट के चेंज को अपोज करना, क्योंकि ये अपोज किसको करती है? एज इट अपोजेस द ग्रोथ ऑफ डीके ऑफ करंट। ठीक है, ग्रोथ और डीके ऑफ करंट। तो करंट के ग्रोथ को ये करंट, इंड्यूस करंट क्या है? अपोज करती है। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ते थे, वैसे सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा, बिकॉज इट अपोजेस द ग्रोथ और डीके ऑफ द करंट, it create the hindrance in the motion of the main current which is supplied by the main source, hence it is known as inertia of the electricity। ठीक है, अब आ जाओ सेल्फ इंडक्टेंस पे, है ना। ये सेल्फ इंडक्शन तो आपका प्रोसेस था, जो प्रोसेस था उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, अब इसकी बात करेंगे। तो हम सबको पता है कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट के, जो करंट हमने सप्लाई किया है उसके।
तो यू कैन इजीली राइट phi इज इक्वल टू L टाइम्स I, है ना, phi इज इक्वल टू L टाइम्स I, where L is the constant of proportionality and it is also known as self inductance और coefficient of self induction. इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब जब करंट की वैल्यू आप 1 एम्पियर कर दोगे तो आपका L का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, phi के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, द सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन यहाँ से बन गई कि जब किसी कॉइल में 1 यूनिट करंट फ्लो करेगा, जब किसी कॉइल में 1 यूनिट करंट फ्लो करेगा तो उस कॉइल में जितना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा उसी को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं किसी कॉइल में 1 यूनिट करंट पास कर रहा हूँ तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगी, उसकी वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होगा उसी को हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जब भी नाम आएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि करंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 यूनिट हो चुकी है, ठीक है। ऑल्सो यू कैन डिफाइन EMF इज इक्वल टू माइनस d∅dt बाय फैराडेज लॉ, है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, phi की वैल्यू यहाँ पे अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको EMF का एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, है ना, विच इज माइनस L/di/dt, EMF इज इक्वल टू माइनस L/di/dt। अब आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, ये तो हमने फर्स्ट डेफिनेशन आपको बता दी। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज self inductance is also defined as the EMF setup in the coil through which the rate of change of current is 1। मतलब अगर rate of change of current अगर 1 हो जाए, 1 यूनिट हो जाए, है ना, तो यहाँ से आपका जो EMF है वो किसके बराबर हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि when the rate of flow of current is 1 unit then the EMF generated in the coil is known as self inductance of the coil, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, दोनों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई सबको, सेल्फ इंडक्टेंस, यस और नो? यस सर, है ना, दोनों तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अब आ जाओ ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट इसका हेनरी होता है, और 1 हेनरी का मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर करंट इन द कॉइल लिंक्स विद द फ्लक्स ऑफ 1 वेबर, ठीक है ना। 1 हेनरी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो ऐसा यूनिट है, आपको याद रखना है। सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन अ यूनिट चेंज ऑफ करंट इंड्यूसेस द EMF ऑफ 1 वोल्ट, है ना। पिछली जो 2 डेफिनेशंस आपको बताई थी उसी के बेसिस पे इन्होंने हेनरी की भी दोनों डेफिनेशंस क्रिएट कर दी, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड के लिए हम सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, तो ये हमारा सोलेनॉइड है, बड़े ध्यान से देखो। सोलेनॉइड का मतलब होता है एक ऐसी वायर जिसको हमने इस तरह से कॉइलिंग करी हुई है, और इसमें जब करंट पास होता है तो ये सोलेनॉइड है, ठीक है। ऐसी एक वायर ली जिसको हमने लूपिंग करी है और इसमें हमने करंट का फ्लो करवाया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो कितनी क्रिएट होगी, विच इज μ0 टाइम्स Ni, हजारों बार लाखों बार हम पढ़ चुके हैं ये। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, यहाँ पे फिर नॉर्थ पोल क्रिएट होंगे, साउथ पोल क्रिएट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न जनरेट होगा, ये सारी कहानी फलाना ठिकाना हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस ईच टर्न ऑफ द कॉइल, एक टर्न के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, विच इज B × A के बराबर, है ना, which is μ0 Ni A, where N is the number of turns per unit length। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे हर बार भूल जाते हैं। N क्या होता है आपका यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। पर यूनिट लेंथ जो आपके टर्न्स होते हैं वो यहाँ पे स्मॉल n का वैल्यू होता है, ठीक है। इसलिए आपका जो फ्लक्स भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है ये पर टर्न जनरेट हो रहा है ना, क्योंकि पर यूनिट लेंथ हमने लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो फ्लक्स आपका जनरेट होगा 1 टर्न के अक्रॉस, है ना। 1 टर्न के अक्रॉस जो आपका फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कितना जनरेट होगा, BA के बराबर, है ना। और B की वैल्यू कितनी है, μ0 Ni,
म्यू नॉट एन आई इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, स्मॉल एन को असली डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। स्मॉल एन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैंने इस तरह से उसको रिप्लेस कर दिया, स्मॉल एन को रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन में। तो देखो मुझे क्या मिल गया, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा। अब ये तो आपको एक टर्न के लिए फ्लक्स मिला है ना, एक टर्न के लिए फ्लक्स कितना मिला, म्यू नॉट टाइम्स एन आई ए बाय एल। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस पूरी इक्वेशन को एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आपको एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाय एल। दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस पे न्यूमेरिकल्स आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, इस कंसेप्ट पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स फ्रेम हो जाते हैं। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस पे आपको मैं होमवर्क में भी कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे चुका हूँ, उसमें इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ डेटा दे रखा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स दिया होगा, करंट दिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया होगा, लेंथ दिया होगा, म्यू नॉट पता होगा, आपको फ्लक्स का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, फ्लक्स के बाद आप सब जानते हो कहानी, फ्लक्स के बाद वो क्या पूछ लेगा, ईएमएफ पूछ लेगा, ईएमएफ के बाद करंट पूछ लेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब वो क्या पूछना चाहता है वो उस पर डिपेंड करता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम दोनों इक्वेशंस को देखो कंपेयर करेंगे। अभी अभी हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाली थी विच इज एल इंटू आई के बराबर। तो अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमें एल का वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ योर सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। जब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो आपको एल का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे आप कंपेयर करके देख लो एल का वैल्यू कितना आ रहा है। इसको इससे कंपेयर कर लो ना, म्यू नॉट टाइम्स एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल विच इज़ इक्वल टू एल इंटू आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एल का वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, है ना। दिस इज नोन एज योर सेल्फ इंडक्टेंस, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी कोई डाउट? बेटा यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। है ना, बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी इन इंडक्टर। अच्छा, इंडक्टर होता क्या, पहले आपको ये भी थोड़ा बहुत बताता हूँ, उसके बाद एनर्जी इन इंडक्टर पे हम जाएंगे। ठीक है, इंडक्टर क्या होता है पहले ये समझो, व्हाट इज एन इंडक्टर। तो इंडक्टर एक सोलेनॉइड की तरह ही होता है ना। इंडक्टर बिल्कुल एक सोलेनॉइड की तरह दिखता है, लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, जैसे अगर मैं सोलेनॉइड और इंडक्टर के बीच के डिफरेंस की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, सर इंडक्टर और सोलेनॉइड में क्या फ़र्क होता है। बिल्कुल देखो इधर, ये जैसा आपका सोलेनॉइड है तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी कुछ लेंथ है ना। इंडक्टर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन इंडक्टर का जो लेंथ होता है ना वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से ज़्यादा होता है ना। इंडक्टर भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। ठीक है, अगर मैं इंडक्टर किसी सर्किट में बनाऊंगा तो बिल्कुल मैं यही सिंबल यूज़ करता हूँ इंडक्टर के लिए, लेकिन इसका जो लेंथ होता है इंडक्टर में इस तरह की सेम कॉइलिंग होती है जैसे सोलेनॉइड में हम करते हैं, लेकिन लेंथ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू योर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अगर लेंथ की वैल्यू क्रॉस सेक्शन एरिया से बहुत ज़्यादा है तो उसको हम इंडक्टर बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टर। और अगर लेंथ की वैल्यू क्रॉस सेक्शन एरिया से कम है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ज़्यादा है, लेंथ आपकी छोटी है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। बस इतना ही फ़र्क है, देखो सोलेनॉइड में और इंडक्टर में सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है, बहुत ही, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा। थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर लेंथ बहुत ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंडक्टर की तरह। अगर लेंथ बहुत कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा। मटेरियल आपका सेम रहेगा, कॉइलिंग आपकी सेम रहेगी। क्लियर है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ सोलेनॉइड एंड अ इंडक्टर। अब इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर का बिहेवियर बिल्कुल कैपेसिटर की तरह होता है। जैसे हमने कैपेसिटर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है,
कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। लेकिन कैपेसिटर जो आपका डिवाइस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन आपका जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। हमने सोलेनॉइड से भी कंपेयर कर लिया, हमने इसको कैपेसिटर से भी कंपेयर कर लिया, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करता है। अल्टीमेटली दोनों एनर्जी के स्टोरेज का ही काम करते हैं। इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है और आपका कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है। हम सबको पता है कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती थी, हाफ CV² के बराबर। ये तो सबको पता है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज हाफ CV²। तो सेम एनालॉजी अगर हम इंडक्टर पे अप्लाई करें तो हम डायरेक्टली एनालॉजी से भी ये पता कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को रिप्लेस कर दो इंडक्टेंस से और पोटेंशियल को रिप्लेस कर दो I से। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, हाफ LI², ठीक है। अगर हम एनालॉजी लगाते हैं तो डायरेक्टली हमें यहाँ से रिलेशन मिल जाता है दोनों के बीच, क्योंकि दोनों का पर्पस बिल्कुल सेम है, एनर्जी को स्टोर करना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन अल्टीमेटली दोनों एनर्जी स्टोरेज का ही काम करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। है ना, दोनों के दोनों डिवाइस जो हैं आपके एनर्जी स्टोरेज का ही काम करते हैं। तो यहाँ पे आप एनर्जी निकालोगे, अब कितनी एनर्जी होती है इंडक्टर में स्टोर, ठीक है। तो वही वर्क डन निकालोगे सबसे पहले, छोटा सा वर्क डन निकालो। छोटा सा वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, पावर क्या होता है, V × I के बराबर। पावर इज योर EI, उसको DT से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वर्क डन हो जाएगा छोटा सा। तो यहाँ से छोटा सा वर्क डन आपका कितना हो गया, EI dt। बस फिर यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, dW = LI DI, ठीक है। EMF का डेफिनेशन अप्लाई करोगे, LdI/dt। उतना सब करने से अच्छा आप सिंपल एनालॉजी लगाओ, यहाँ से भी आपको यही रिलेशन मिलेगा, हाफ LI², ठीक है। अगर आप करना चाहो तो छोटा सा डेरिवेशन कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एनालॉजी से कनेक्ट करोगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। तो एनालॉजी से याद रखोगे तो बेस्ट, ठीक है। दोनों तरीके आपके पास है जो आपको सूटेबल हो। अच्छा, सेल्फ इंडक्शन हो गया। अभी सेल्फ इंडक्शन पे एक आध क्वेश्चन करके देख लें या फिर आगे चले? जल्दी बताओ, सेल्फ इंडक्टेंस पे क्वेश्चन करें या फिर हम आगे चलें? एक एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करवा देता हूँ। NCERT एग्जाम्पल नंबर 6.10। जिनके पास NCERT है वो NCERT में देख सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस पे वहाँ पे कनेक्ट किया गया, एनर्जी से रिलेट किया गया है, ठीक है। वहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर को कंपेयर किया गया, ठीक है। NCERT एग्जाम्पल नंबर 6.10, जो अभी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे बिल्कुल उसी पॉइंट पे है। वहाँ पे कैपेसिटर को इंडक्टर से कंपेयर किया गया है और दोनों की एनर्जी स्टोरेज पे वो एग्जाम्पल फ्रेम हुआ है। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। दोनों की एनर्जी स्टोरेज पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है ना। क्वेश्चंस अभी सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल और कर लो, फिर बहुत सारे क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, ठीक है। देखो इधर एग्जाम्पल नंबर 6.10। एग्जाम्पल नंबर 6.10 पे आ रहा है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सोलेनॉइड में कितनी एनर्जी स्टोर हुई ये हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। गिवन दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, हमें एक सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है और सोलेनॉइड का लेंथ भी दे रखा है, ठीक है। दोनों चीज़ें हमें गिवन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A and length of solenoid is L. This is given to you. How does the magnetic energy compare with the electrostatic energy stored in the capacitor?
है ना। अब इस मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर हो रही है इंडक्टर के अंदर, उसको हमें कंपेयर करना है कैपेसिटर के साथ कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो अभी अभी हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था कि जो एनर्जी आपकी स्टोर होती है, मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर होती है, किसके बराबर होती है, दैट इज हाफ LI स्क्वायर, ठीक है, हाफ LI स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब करंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉलिनॉइड में हम सबको पता है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है विच इज म्यू नॉट टाइम्स N इंटू आई, ठीक है। तो मैं करंट को यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ B अपॉन म्यू नॉट इंटू एन के बराबर। जैसे ही आप इस इक्वेशन में रिप्लेस करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, यहाँ से आप पुट करके निकालो, देखो हाफ इंटू एल इंटू आई मतलब B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया सबको। क्लियर हो गया, इतनी एनर्जी हमारी स्टोर हो रही है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में निकाल दिया, ठीक है। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी भी आप निकाल सकते हो यहाँ से। एनर्जी डेंसिटी जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, अगर आप चाहो तो एनर्जी डेंसिटी भी निकाल सकते हो। एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ से आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलर आप कैपेसिटर की भी एनर्जी निकाल सकते हो और फिर दोनों को कंपेयर कर सकते हो। कैपेसिटर में एनर्जी क्या स्टोर होती है, विच इज हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर के बराबर हमारी जो एनर्जी है वो स्टोर होती है, ठीक है। इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, हमें पता है V इज इक्वल टू E इंटू डी के बराबर होता है ना। कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वहाँ से रिलेशन आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ये एनर्जी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में मिल जाएगी। जैसे ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी निकाली थी, वैसे यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को निकालेंगे और फिर उस एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। एनर्जी को जब आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट एनर्जी डेंसिटी। बहुत बढ़िया एग्जांपल है, दोनों डिवाइसेस को कंपेयर किया गया, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। जब आप फाइनली इस इक्वेशंस को दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोनों में बहुत ही सिमिलर रिलेशन आ रहा है ना। एनर्जी डेंसिटी जो कैपेसिटर में आ रही है दैट इज योर B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर में आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दैट इज योर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर, ठीक है। तो अब दोनों रिलेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो दोनों में देखो हाफ तो दोनों में है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर हो रहा है ना। यहाँ पे हम 1 अपॉन म्यू नॉट ले रहे हैं, यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ भी है, कांस्टेंट यहाँ भी है ना। यहाँ पे जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी जो आपकी है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। कई बार इस पे ग्राफ भी पूछ लिया जाता है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर, तो इसका कर्व आपको कैसा मिलेगा, पैराबोलिक कर्व मिलेगा। सिमिलरली एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर, यहाँ पे आपको कर्व कैसा मिलेगा, अगेन यू विल गेट अ पैराबोलिक कर्व बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों सिचुएशन यू विल गेट अ पैराबोलिक कर्व। तो कई बार इस पे ग्राफिकल एनालिसिस भी आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसमें किसी कोई दिक्कत है तो बताओ, जल्दी से बताओ। इस पॉइंट में किसी कोई डाउट? नो डाउट सर, है ना। तो बेटा ये एनसीईआरटी की तरफ से तो मैंने आपका चैप्टर लगभग पूरा विंड अप कर दिया है। सिर्फ एक टॉपिक हमारा रहता है दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब हम कल की क्लास में, है ना, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस कंप्लीट करेंगे और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बस। तो कल आपका चैप्टर पूरा विंड अप हो जाएगा, कल के बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और परसों आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा, ठीक है बेटा। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स है वो आप मेरे को मैसेज कर देना आज तक
आज मुझे जो भी आपके डाउट्स है रात तक सब मैसेज कर देना, ताकि कल की क्लास में हम वो सारे डाउट डिस्कस कर सके। किसी के कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो मेरे को मैसेज कर देना, हम कल की क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं, है ना। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।